दोस्तों, इस कहानी के पिछले भाग सुनने के लिए हमारे चैनल को विजिट करें। अब आगे। प्रदीप ने कहा, किशन अब कोई बहाना बनाया तो बहुत मार पड़ेगी बेटा। किशन ने कहा, उसकी नौबत नहीं आएगी भाई। मेरे दिल पे बिजली गिरा के रे उसे क्या मिलता है, मेरी धड़कन को बढ़ा के रे उसे क्या मिलता है। मुड़ के भी ना देखे बस चल देती है मुस्कुरा के, मेरे दिल पे छुरियां चला के रे उसे क्या मिलता है। हर आशिक का मन मंदिर सनम भगवान है इसका, लेके अरमानों की थाली बस करते रहो इसकी पूजा। मंदिरों में रे घंटी बजा के किसी को क्या मिलता है, मेरे दिल को धड़का के रे उसे क्या मिलता है। मेरे दिल पे छुरियां चला के रे उसे क्या मिलता है, मेरी धड़कन को बढ़ा के रे उसे क्या मिलता है, मेरे दिल पे बिजली गिरा के रे उसे क्या मिलता है। वाह किशन प्यारे, ऐ कुड़िए हिमाचल, ना धड़का यूं मेरा दिल, ये हरियाणा का छोरा हो ना जाए पागल। तू कितनी ब्यूटीफुल, कैसे करूँ तारीफ मैं, हाय एक अजूबा ये तेरी भूरी आंखें हैं, उस पे तेरी मीठी बोली जिसका मैं कायल, ऐ मिस हिमाचल, ना धड़का यूं मेरा दिल। सुंदर नगर की सुन रे सुंदरी, अब तो बस यही ख्वाहिश है मेरी, मेरे आंगन में छन के तेरी पायल, ऐ मिस हिमाचल, ना धड़का यूं मेरा दिल। ऐ कुड़िए हिमाचल, ना धड़का यूं मेरा दिल, ये हरियाणा का छोरा हो ना जाए पागल। वाह प्यारे, जीते रहो। प्रदीप जी, अब जब तक राधिका जी चाहे ये महफिल ऐसे ही चलती रहेगी। भला मेरे चाहने से कैसे, मैं कुछ समझी नहीं। राधिका जी, आप एक कविता सुनाइए और मैं आपकी हर एक कविता के बदले में 2 कविताएं सुनाऊंगा। इस तरह जब तक आप चाहें ये सिलसिला जारी रहेगा। अगर ऐसी बात है तो ठीक है, आप याद करना शुरू कर दीजिए और जरा गौर फरमाइए। लग जा गले यारा, रखा है क्या बहानों में, नाम तेरा पहला है मेरे अरमानों में। छुपाने से ना बात छुपेगी, बदनामी तो होके रहेगी, चर्चा तेरा मेरा है आजकल दीवानों में, नाम तेरा पहला है मेरे अरमानों में। कुछ भी कर ले तू, कुछ भी बन जा, दीवाने को ना तूने समझा, तुझसे ज्यादा पाएगा तुझे ये जग मेरे अफसानों में, नाम तेरा पहला है मेरे अरमानों में। प्यार करे जो जिसे प्यार मिला हो, दिल में रहा जो दिल में बसा हो, खुश वो रहे कैसे मिट्टी के मकानों में, नाम तेरा पहला है मेरे अरमानों में। वाह क्या बात है, संयोग से सीमा और प्रदीप ने एक साथ कहा। बहुत अच्छे राधिका जी, मगर अब जरा ध्यान दीजिए। गुजर जाएगी जिंदगी, हो जाएगा अब गुजारा, जीने को जो मिल गया तेरी यादों का सहारा। मजे में गुजरते हैं दिन, अब मिलने को तुमसे सो जाते हैं, जब जब याद आई आपकी तन्हाई ने भी बस यही पुकारा। गुजर जाएगी जिंदगी, हो जाएगा अब गुजारा, जीने को जो मिल गया तेरी यादों का सहारा। वाह किशन जी, आपने तो इस शाम को और भी यादगार बना दिया। अजी एक और सुनिए इस हसीन शाम के नाम। मुस्कुरा के दिल धड़का के, वो तो चैन चुरा के चली गई, प्रीत बढ़ा के लगन लगा के, वो तो प्यार सिखा के चली गई। हाँ मुझे प्यार सिखा के वो तो चली गई, हाँ मुझे अपना बना के वो तो चली गई। यारों वो हसीना मेरे दिल का नगीना, आए रातों को अब नींद भी ना, सपने सजा के अरमा जगा के, वो मन का मीत बना के चली गई। हाँ मुझे प्यार सिखा के वो तो चली गई। ख्यालों में आज फिर वो आई थी, मेरे मन की नगरी फिर महकाई थी, कलम उठा के कुछ गुनगुना के, वो प्रेम का गीत लिखा के चली गई। हाँ मुझे प्यार सिखा के वो तो चली गई, हाँ मुझे अपना बना के वो तो चली गई। इस गीत को किशन ने जिस अंदाज में गाया, उसने सभी का मन मोह लिया। आकाश से झड़ती ओस की बूंदें भी थोड़ी देर के लिए जहाँ थी वहीं ठहर गई। इससे पहले कि राधिका कोई टिप्पणी करती, प्रदीप ने महफिल को समापन की ओर धकियाते हुए कहा, दोस्तों नया साल हम सबका इंतजार कर रहा है। मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ जो आप सब यहाँ आए और इस महफिल को इतना बेहतरीन बना दिया। मैं कामना करता हूँ कि आने वाला समय हम सबके लिए गरिमा और गौरव बढ़ाने वाला हो। आज की ये रात मेरी जिंदगी की सबसे हसीन रात है। इसके लिए विशेषकर मैं अपने दोस्त किशन का शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि इस रात को यादगार बनाने में उसका अहम योगदान है। अब इससे ज्यादा मुझ जैसा नाचीज क्या कहेगा। मेरे पास शब्द ही कहाँ है जो मैं आप लोगों का मनोरंजन करने के लिए अपनी इस छोटी सी जुबान से बाहर उंडेल दूं।
तो दोस्तों बातें बहुत हो गई, 12 बजने को आए हैं, नया साल आने ही वाला है। अब मैं अपनी बात को समेटा हूँ और आप सबको नव वर्ष की शुभकामनाएं देता हूँ। ठीक 12 बजते ही बम पटाखे बजाए गए। सभी ने एक दूसरे को नव वर्ष की बधाई दी और ऐसे ही कुछ अवसर से जुड़े वाक्यों का आदान प्रदान हुआ। मगर किशन तो शराब के नशे में इस तरह धुत था। वैसे तो नशे में सभी थे, लेकिन वह तो ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। उसकी इस हालत को देखते हुए कुछ मेहमानों ने उसे वहीं सो जाने की सलाह दी, मगर सीमा के मना करने पर वह सीमा के साथ अपने घर के लिए चल दिया। सॉरी सीमा, आज मैंने थोड़ी ज्यादा पी ली, सफाई देते हुए किशन ने कहा। थोड़ी ज्यादा, बहुत ज्यादा पी है। सॉरी। नहीं, सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है, मगर आपको उतनी ही पीनी चाहिए थी जितने में आपका शरीर और आपका दिमाग आपके कंट्रोल में रहे। सच कह रही हो सीमा, मैं आज के बाद कभी शराब को हाथ भी नहीं लगाऊंगा। लेकिन अगर फिर भी कभी कहीं किसी शादी या पार्टी वगैरह में पीऊंगा तो बहुत थोड़ी सी। अच्छा अच्छा, अब चुप हो जाओ, लगता है तुमको चढ़ गई, टोकते हुए सीमा बोली। कुछ देर दोनों चुपचाप चलते रहे, फिर सीमा बोली, भैया सच कहूँ तो शायद मैंने भी ज्यादा पी ली। मैं भी अपने कदमों को कंट्रोल नहीं कर पा रही हूँ, मेरे कदम भी कहीं के कहीं पड़ रहे हैं। तुमने कितने पैग लगाए थे? एक बियर, बस एक बियर में। इस तरह दोनों आपस में बातें करते हुए चले जा रहे थे। कुछ देर चलने के पश्चात किशन पर नशा इतना हावी हो चुका था कि अब उसके लिए चलना भी मुश्किल हो गया और उसे उल्टियाँ शुरू हो गई। कुछ देर आराम करने के इरादे से वह वहीं सड़क पर पसर गया। सीमा उसे जगाने का प्रयत्न कर ही रही थी कि एक कार उनके पास आकर रुकी। कुछ देर के लिए वह सहम सी गई। गाड़ी का दरवाजा खुला और प्रदीप गाड़ी से बाहर निकला। उसके पास आकर वह नाराजगी सी जाहिर करते हुए बोला, सीमा जी, इतनी भी जिद अच्छी नहीं होती। किशन की हालत को देखते हुए ही हमने आप दोनों को रुकने को कहा था, मगर आप, मुझे क्या पता था ऐसा होगा। सीमा ने किशन की तरफ देखते हुए कहा। ओके ओके, कोई बात नहीं, आप चलकर गाड़ी में बैठो, मैं आप दोनों को घर छोड़ देता हूँ। सीमा मन ही मन भगवान के साथ साथ प्रदीप का भी शुक्रिया अदा कर रही थी। प्रदीप ने सुप्त अवस्था में ही किशन को उठाकर अपने साथ आगे वाली सीट पर बिठाया और सीमा गाड़ी की पिछली सीट पर बैठ गई। नशा सीमा पर भी कुछ इस कदर हावी था कि कुछ देर में वह भी गाड़ी में ही ढेर हो गई। सुबह जब सीमा नींद से जागी तो उसे अपना शरीर दर्द से टूटा हुआ सा महसूस हुआ। वह कमरे की दीवारों को हैरानी से देखने लगी। ये उसके घर की दीवार नहीं थी। वह झटके के साथ बेड से उतर गई, मगर उसे चलने में भी दर्द महसूस हुआ। एकाएक प्रदीप ने पीछे से सीमा से कहा, क्यों बिखरे बिखरे हैं बाल, क्यों उड़ा है यूं रंग चेहरे का, अरे कुछ तो बता, ऐसी भी बीती तुझ पे एक रात में क्या। प्रदीप की आवाज सुनकर वह सहम गई। कुछ पल के लिए तो जैसे वह जड़ हो गई। वह समझ चुकी थी कि वह प्रदीप की हैवानियत का शिकार बन चुकी है। पीछे मुड़कर उसकी नजर प्रदीप पर पड़ी तो वह अंगारे बरसाने वाली नजरों से उसे घूरने लगी। आप मुझे क्यों घूर रही है? मैंने आपके साथ कोई धोखा नहीं किया। मैंने तो आपके साथ एक रात गुजारने के गिनकर पैसे दिए हैं किशन को। शायद आपको मेरी बात पर यकीन ना हो, मगर सीमा इतिहास गवाह है, जो पैसे का हो जाता है फिर वो किसी का नहीं हो सकता। ये किशन उन्हीं में से है। कुत्ते बंद कर अपनी बकवास, तू हैवान है या दरिंदा। सीमा उबल पड़ी थी। अगर आपको मेरी बात पर भरोसा नहीं है तो ये देखो, कहते हुए प्रदीप ने उसे उसकी कुछ अश्लील तस्वीरें दिखाई। सीमा को एक बड़ा आघात लगा। उसकी हालत ऐसी थी कि धरती फट जाती तो वह उसमें समा जाती। स्त्रियां स्वभाव से लज्जावती होती है, उनमें आत्माभिमान की मात्रा अधिक होती है। निंदा और अपमान उनसे सहन नहीं होता। एक आबरू ही तो होती है औरत के पास, चाहे मर्द उसे ताकत से हासिल कर ले या औरत अपनी मर्जी से उसे उसके हवाले कर दे, औरत तो कंगाल हो ही जाती है। सिर झुकाए हुए और रोती हुई सीमा वहीं घुटनों पर बैठ गई। मगर आप परेशान किस लिए हैं?
इतना कहने के बाद कुटिल मुस्कान उछालते हुए वह बोला, देखो सीमा जी, मैं नहीं पड़ता इस प्यार व्यार के झमेले में। अपना तो साफ कहना है, गलत काम भी ईमानदारी से करना चाहिए। अब देखिए ना, आपने अपनी आबरू मेरे हवाले की है तो बदले में मैंने भी रुपए दिए हैं, किसी ने किसी पर एहसान नहीं किया है। प्रदीप ने फिर उस पर जहरीले शब्दों का वार करते हुए कहा, सीमा जी, धन और धोखे में बड़ा गहरा संबंध होता है। दोनों की राशि एक ही है। धन की प्राप्ति होने से अक्ल की धार तीखी हो जाती है। अब देखो ना, आप किशन पर कितना भरोसा करते थे, मगर उसे धन मिला तो उसने आपके साथ ही धोखा कर दिया। सीमा निरुत्तर खड़ी रही। उसे लगने लगा जैसे उसके पैर किसी दलदल पर टिके हुए हैं, जहां उसे अपना होना ना होना संदिग्ध दिखाई देने लगा। आंखों के आगे धुंधलका सा छा गया और रोती बिलखती हुई वह वहीं फर्श पर ढह गई। दूसरी तरफ सवेरे जब किशन को होश आया तो उसने सिर में दर्द महसूस किया। आसपास कोई नहीं था। एकाएक उसे सीमा का ध्यान आया। वह तेजी से उठ बैठा, मगर सामने का दृश्य देखकर उसकी आंखें फट गई। यह एक पुराना लाल छत वाला घर था, जो थोड़ी सी समतल जमीन में अकेला खड़ा है, जिसके आसपास गंदगी का ढेर नजर आ रहा था। कहीं कोई आवाज नहीं। एक गंदे कोने में एक टूटा बेंच था। बाईं ओर देखा तो किशन धक से रह गया। उसकी दृष्टि फर्श पर पड़ी। वहाँ खून ही खून बिखरा हुआ था। निकट ही एक तेज धार वाला चाकू पड़ा हुआ था। किशन की कांपती दृष्टि कमरे में दौड़ गई। इसके बाद का दृश्य देखकर तो मानो उसके पांवों तले से जमीन ही खिसक गई। एक और सीमा का कटा हुआ सिर रखा था। निकट ही कोहनियों से कटी हुई कलाइयां रखी थी। कमरे के बीचों बीच फर्श पर सीमा की हड्डियों का ढांचा पड़ा था। खाल पूरी तरह जल चुकी थी और हड्डियां बिल्कुल काली पड़ चुकी थी। कमरे में देह जलने की एक तीव्र गंध फैली हुई थी। किशन ने यह गंध महसूस की। उसे लगा जैसे वह किसी श्मशान में चिता के पास बैठा हो। उसके भीतर इस गंध ने एक हाहाकार मचा दिया। उसका दिमाग चकरा गया। वह टूटे बेंच पर बैठते हुए सिर पकड़कर रो पड़ा। ये सब कैसे हो गया? किसने किया होगा? हे भगवान, अब मैं क्या करूं? अचानक उसके दिमाग में आया कि सबसे पहले इस बात की सूचना पुलिस को देनी चाहिए। वह लगभग भागता हुआ पुलिस चौकी की ओर बढ़ गया। यहाँ के इंचार्ज इंस्पेक्टर ओपी गुप्ता थे, जो इस समय अपने केबिन में बैठे हुए किसी फाइल का अध्ययन कर रहे थे। उनका कद करीब 6 फुट का था। वह हष्टपुष्ट शरीर के मालिक थे और कर्तव्यपरायण इंस्पेक्टर थे। अपने केबिन के बाहर किसी के पैरों की चाप सुनकर वह चौंक गए और सोचने लगे, सवेरे सवेरे कौन आ टपका। उन्होंने अपनी दृष्टि थोड़ा ऊपर उठाकर दरवाजे पर डाली। दरवाजे पर हवलदार के साथ कोई अपरिचित युवक खड़ा था, जो कुछ हड़बड़ाया सा लग रहा था। उसके चेहरे से हवाइयां उड़ रही थी। कुछ देर तक उस युवक को एकटक घूरते रहे। फिर अपनी कड़कदार आवाज में इंस्पेक्टर गुप्ता बोले, कहिए कैसे आना हुआ? जज जी, मेरा नाम किशन है। किशन ने इंस्पेक्टर गुप्ता के समीप आते हुए कहा। फिर उनके सामने वाली कुर्सी पर बैठ गया और बोला, मैं शांति नगर का रहने वाला हूँ। आप करते क्या है? इंस्पेक्टर ओपी गुप्ता ने अपना पहला प्रश्न किया। जज जी, मैं अभी पढ़ता हूँ। किशन ने अपनी उखड़ी हुई सांस को नियंत्रित करते हुए कहा। आज सवेरे यानी अब से कुछ देर पहले जब मैं सोकर उठा तो मेरे सामने एक मुसीबत खड़ी हो गई। उस मुसीबत ने मुझे परेशान कर दिया है। इंस्पेक्टर साहब, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ कि क्या करूँ। ऐसी कौन सी मुसीबत आ पड़ी? जरा हम भी तो सुने। इंस्पेक्टर ओपी गुप्ता ने अपनापन व्यक्त करते हुए बड़े प्यार से पूछा। किशन ने साहस करके सब कुछ सच सच बता दिया। पूरी बात सुनकर ओपी गुप्ता को एक झटका सा लगा। उनका चेहरा कठोर हो गया। वह हवलदार को गाड़ी निकालने का इशारा करके कुछ सोचते हुए बोले, इसका मतलब जिस कमरे में लड़की का कत्ल हुआ, आप भी उसी कमरे में उपस्थित थे? जी इंस्पेक्टर साहब। चलो अब मैं उस जगह को देखना चाहता हूँ। इंस्पेक्टर साहब, परंतु आप मेरी रिपोर्ट तो दर्ज कर लीजिए।
मिस्टर, मैं किसी को सबूत नष्ट करने का वक्त नहीं दिया करता। घटनास्थल के निरीक्षण के पश्चात तुम्हारी रिपोर्ट लिख ली जाएगी। फिलहाल तो मुझे मौका वारदात पर लेकर चलो। 4 हवलदारों और किशन को साथ लेकर इंस्पेक्टर गुप्ता घटनास्थल पर पहुँचे। कमरे की तलाशी ली, हर चीज का निरीक्षण किया और फोरेंसिक लैब के एक्सपर्ट्स को बुलाया गया। किशन को पुलिस हिरासत में लेकर वापस पुलिस चौकी ले जाया गया। इंस्पेक्टर साहब, अब तो आप मेरी रिपोर्ट दर्ज कर लीजिए। मिस्टर किशन, अब आप अपने घर का पता और अपनी रिपोर्ट दर्ज करवा दीजिए। मैं आपकी बात से सहमत हूँ, मुझे कागज और पेन दीजिए। किशन ने हाथ बढ़ते हुए कहा, आप उसकी चिंता मत कीजिए, मैं अभी लिखता हूँ। इंस्पेक्टर गुप्ता का इशारा पाकर हवलदार ने एक बड़ा सा कोरा कागज निकालकर रिपोर्ट दर्ज कर ली। यह लीजिए। हवलदार ने कागज और पेन दोनों चीजें किशन की ओर बढ़ा दी। किशन ने अपने घर का पता लिखकर कागज और पेन हवलदार की ओर बढ़ा दिया। अब तुम ये बताओ, तुमने ये खून क्यों किया? इंस्पेक्टर गुप्ता ने घुर्राकर पूछा। दोस्तों, इस कहानी का अगला भाग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके हमें बताएं कि ये कहानी आपको कैसी लगी। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।